किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए 3 स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको तीनों को समझना होता है। पहला है पीएनएल, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा तीसरा है कैश फ्लो और तीनों को बहुत अच्छे से समझना होता है, स्पेशली बैलेंस शीट और कैश फ्लो को। पीएनएल को आप इग्नोर कर दोगे या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, इसका मतलब बैलेंस शीट और कैश फ्लो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप किसी भी कंपनी का सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट उठा सकते हो जिससे आपको कंपनी को खरीदना है या फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप लोग बैलेंस शीट और कैश फ्लो को ही रखोगे। और एक और बात, हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए देखेंगे, हम लोग एज़ ए इन्वेस्टर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग को जाके कल के यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को जितना एज़ ए इन्वेस्टर जानना ज़रूरी है, हम लोग को जितना जानना ज़रूरी है, हम लोग उतना ही देखेंगे। फ़ॉर्मूलाबाज़ी में हम लोग नहीं जाएँगे, हम लोग जितना ज़रूरी है, जितना हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, जितना हम लोग को एप्लीकेशन पे यूज़ आएगा, हम लोग उतना ही समझेंगे। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएँगे, तो हम लोग पहले सबसे बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से थोड़ा बहुत एक लेवल करके ऊपर जाएँगे। आप लोग को जितना समझ में आता है उतना बढ़िया है, आप लोग जितना समझ पाओगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो हम लोग धीरे-धीरे एक-एक लेवल करके ऊपर जाएँगे। आज हमारा पहला स्टार्ट है, तो हम लोग पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बैलेंस शीट एक्चुअली में है क्या? तो बैलेंस शीट को अगर एक ही लाइन पे डिस्क्राइब करने को बोला जाए, तो बैलेंस शीट बेसिकली एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी कंपनी के पास क्या-क्या है या फिर क्या-क्या उसे मिलने वाला है और क्या-क्या उसे देना है, इस चीज़ को बताने के लिए होता है। जैसे कि आपको अगर कहीं से पैसा मिलने वाला है, तो उसको काउंट किया जाता है और आपको किसी को अगर पैसा देना है, तो उसको काउंट किया जाता है। या फिर आपके पास कोई बैंक पे अगर कैश पड़ा है, मतलब पैसा पड़ा है या फिर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है, तो ये सब चीज़ें काउंट होता है। तो इससे एक ही बात पता चलता है कि बैलेंस शीट का मतलब सिंपल से यही है कि आपके पास आज क्या है या फिर आज आपको क्या-क्या मिलने वाला है थोड़े टाइम पे और आपको क्या-क्या देना है। बस इसी में पूरा का पूरा खेल होता है। और कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट को सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है और आप उस पैसे को कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो बस इसी का बैलेंस लगा के हम लोग को सब कुछ पढ़ना होता है। तो सिंपल सा बैलेंस शीट पे आप लोगों को सबसे पहले 2 कॉलम देखने को मिलेगा या फिर 2 रो भी देखने को मिल सकता है। अभी बैलेंस शीट का बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, तो आप लोग को ऊपर-नीचे या फिर साइड बाय साइड बहुत तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हम लोग उसपे नहीं जाएँगे, हम लोग सिंपली 2 चीज़ देखेंगे, पहला है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी। अब एसेट और लायबिलिटी क्या है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये बात समझ में आना चाहिए कि जो एसेट और लायबिलिटी है, ये हमेशा मैच होना चाहिए। मतलब कंपनी के पास अगर ₹100 के एसेट्स है, तो कंपनी के पास हमेशा ₹100 के ही लायबिलिटी होंगे, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। 1 भी रुपए का या फिर पॉइंट 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले एसेट्स को समझते हैं कि एसेट्स का मीनिंग है क्या? एसेट्स का मीनिंग ये है कि आपके पास कौन-सा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कमा के देने वाले हैं। ये हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है आज, जो भी टाइम हो, मतलब जो भी चीज़ हो, आपको कमा के देने वाले हैं पैसा। तो इस चीज़ को हम लोग एसेट्स बोलेंगे। जैसे कि एसेट्स में क्या-क्या चीज़ आ सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा प्लांट है या फिर कुछ मशीन्स है जो कि आपको जैसे-जैसे आप उन्हें चलाओगे उससे आपको पैसा आएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको किसी दूसरे से पैसा लेना है। ये भी चीज़ हो सकता है एसेट्स में काउंट हो जाए। आपने उसको सामान तो बेच दिया, लेकिन पैसा उसने अभी तक नहीं दिया। वो उसने बोला है कि आपको 2 महीने बाद देगा। तो ये जो चीज़ है, ये भी आपके एसेट्स के अंदर आएगा। एक और तरीके की चीज़ एसेट्स में काउंट हो जाता है कि आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन आपको सर्विस या फिर प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला, वो फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि आप अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पैसा पे करते हो, उस टाइम पे आपको पैसा सबसे पहले पे करना पड़ता है। पूरा का पूरा सेमेस्टर का जो भी सेमेस्टर आपका पढ़ाया जाएगा या फिर एग्ज़ाम होगा, वो पूरा का पूरा सेमेस्टर में होता रहेगा, लेकिन पैसा आपसे पहले ले लिया जाता है। तो ये भी एक तरीके का एसेट्स ही है आपके लिए। कि आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन आपको अभी सर्विस या फिर जो भी है आपको नहीं मिला है, वो फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये भी एसेट्स ही हुआ आपके लिए। कंपनी के लिए भले ही वो लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि कंपनी को वो चीज़ देना है, तो ये हम थोड़ा-सा बाद में समझेंगे। तो एसेट्स का सिंपल मतलब ये है कि आपको कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो कि आपको कमा के देने वाले हैं फ्यूचर में। तो सिंपल सा यही मतलब होता है एसेट्स का। अब लायबिलिटी में आते हैं, लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? तो लायबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका पैसा खर्च हो गया या फिर पैसा आपके पॉकेट से जाने वाला है। जैसे कि हो सकता है आपने किसी से लोन लेके रखा हो जिसकी वज़ह से आपको उसको लोन देना है, तो लोन आपको अगर देना है तो आपके पॉकेट से पैसा जाएगा, तो सिंपल सा लायबिलिटी हो गया। और जो मैं बता रहा था कि आपको अगर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो उस केस में क्या होता है, आपको पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी सेमेस्टर का सर्विस मिलता है, टीचिंग का वो मिलता है। तो आप जब पहले पैसा दे रहे हो, तो वो आपके लिए एसेट्स बन जाता है, लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी है, उनके लिए वो लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि क्या है कि उनको पैसा तो मिल गया, लेकिन उनको अभी सर्विस देना बाकी है। उन्होंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है पूरा का पूरा सेमेस्टर में, आपको पढ़ाना बाकी है। तो इसलिए उनके लिए लायबिलिटी है ये। आपके लिए कोई एक चीज़ एसेट्स हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज़ लायबिलिटी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, जितना समझ में आ रहा है उतना बढ़िया है। बाकी हम आगे जैसे देखेंगे, आप जैसे-जैसे पढ़ोगे आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। और लायबिलिटी में ऐसे भी चीज़ कुछ आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से मतलब प्रोडक्ट ले लिया या फिर सर्विस ले लिया, लेकिन आपने उसको अभी पैसा नहीं पे किया। जैसे कि आपको अगर कोई सामान बनाना है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए गाड़ी बनाना है, तो आपको आयरन या फिर स्टील जो भी होता है वो लगेगा ना, स्टील आपको लगेगा।
तो आप आपने मान लीजिए स्टील खरीद लिया, आपने स्टील जो भी सप्लायर है उससे स्टील ले लिया, लेकिन आपने उसे बोला कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो ये जो भी पेमेंट है, अल्टीमेटली तो आपको करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल 1 महीने बाद आपको करना ही पड़ेगा, तो ये आपके लायबिलिटी में आएगा। आई होप अब तक आप लोगों को जो भी एसेट्स और लायबिलिटी का मीनिंग है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो बैलेंस शीट के मेन आपको 4 से 5 कंपोनेंट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जितना समझ में आ रहा है उतना बढ़िया है। पहले सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। एसेट में क्या होता है, एसेट में आप लोगों को 2 कंपोनेंट देखने को मिलेगा। पहला आप लोगों को करंट एसेट देखने को मिलेगा, दूसरा आप लोगों को नॉन करंट एसेट देखने को मिलेगा। करंट एसेट का सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसे जो भी एसेट्स आपके पास है, जो कि आप 1 साल के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड कैश में, तो उ उन सब एसेट को आप करंट एसेट बोल सकते हो। और जो नॉन करंट एसेट है कि 1 साल के अंदर आप उसको मतलब लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और लिक्विड कैश का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लिक्विड में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड कैश का मीनिंग ये है कि सिंपल हार्ड जो भी नोट है, वो नोट में आप लोग को मिलेगा, या फिर जो भी बैंक है, बैंक पे आप लोगों को कैश मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके से चलता है कि 365 डेज़ के अंदर जो भी आप लोग अगर किसी भी चीज़ को लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप लोगों को करंट एसेट में आ जाएगा। और अगर उससे बाहर चला गया कि आप 365 डेज़ के अंदर उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए करंट एसेट में क्या आएगा कि आपके बैंक में ऑलरेडी अगर ₹100 पड़े हैं, तो करंट एसेट ही हुआ ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिक्विड कैश है ₹100 का, तो करंट एसेट में आएगा। या फिर ऐसे जो चीज़ है कि आपने किसी को मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच दिया। अब उसने बोला कि आपको वो 1 दिन बाद पेमेंट करेगा, या फिर 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो 1 साल के अंदर ही आएगा आ रहा है, तो इसको आप करंट एसेट में डाल सकते हो। और नॉन करंट एसेट में क्या है कि ऐसे जो भी चीज़ें जो आप 1 साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड कैश में। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाया है, फिर कोई मशीन खरीदा है। अब आपने वो प्लांट बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, या फिर आप आपने मान लीजिए अगर ज़मीन खरीदा है, ज़मीन आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है। आपने जो भी मशीन लगाया है, मशीन को आप कल को बेचने के लिए थोड़ी लगाया। आप उससे तो उसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, उसको बेचोगे, तो इसलिए खरीदा है। तो ये जो भी चीज़ है, ये आपके नॉन करंट एसेट में आएगा। ऑफ़ कोर्स आप चाहो तो इनको तुरंत के तुरंत 1-2 महीने के अंदर बेच सकते हो। आपके पास अगर ज़मीन है, प्लांट है या फिर मशीन है, उसको आप चाहो तो 1 महीने के अंदर बेच सकते हो। लेकिन क्या है कि आपने आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, आप उसको बहुत लंबे टाइम तक रखोगे और उसको यूज़ करोगे, तो इसीलिए इसको नॉन करंट एसेट में रखा जाता है। अब लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में क्या होता है, लायबिलिटी थोड़ा-सा बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है। आपको लायबिलिटी क्या है, 2 से 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड देखने को मिलेगा। लायबिलिटी में क्या है कि आपको सबसे पहला जो चीज़ देखने को मिलेगा, आप लोग को ओनर्स कैपिटल देखने को मिलेगा, या फिर जो इक्विटी कैपिटल होता है, इसको ये भी बोला जाता है। ये कुछ टर्म्स है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मीनिंग आप समझ जाओ उतना ही काफ़ी है। तो ओनर्स कैपिटल में डिवाइड होता है। ओनर्स कैपिटल क्या है, इसको हम थोड़ा-सा और डीपली समझेंगे। तो इसके बाद और 2 कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेम जो एसेट्स में होता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सिमिलर टाइप पे आपको लायबिलिटी भी 2 तरीके की लायबिलिटी देखने को मिलेगा। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट और नॉन करंट का मीनिंग आप लोग को ऑलरेडी पता है। 365 डेज़ के अंडर आप लोग का अगर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उसको मतलब जो भी है करंट एसेट, करंट बोला जाता है। और अगर उससे ज़्यादा हो गया 365 डेज़ के बाहर, तो उसको नॉन करंट बोला जाता है। तो लायबिलिटी में क्या होता है कि लायबिलिटी में आपको अगर 365 डेज़ के अंदर किसी को पैसा देना है, तो उसको नॉन करंट बोला जाता है। और नॉन करंट लायबिलिटी पे क्या होता है कि ऐसे जो भी लायबिलिटी है कि आप अगर पैसा जो भी है वो आप 1 साल के बाद भी दोगे तो भी चलेगा। ऐसे लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी बोला जाता है कि आपने मान लीजिए कोई बैंक से लोन लिया, और लोन मान लीजिए आपने 5 साल के ले लिया है, तो आप 5 साल बाद उस लोन को पे करोगे। तो ऐसे लोन को आप मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में डाल सकते हो। जितना समझ में आ रहा है उतना बढ़िया है। बाकी जब हम एक्चुअली में नंबर्स देखेंगे, एक्चुअली में बैलेंस शीट पढ़ेंगे, तब आप लोग को ईज़ी हो जाएगा। तब बस इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब बस टर्म्स है, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको कल को जाके यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम तो लिखना है नहीं, तो बस आप समझ जाओ उतना ही बढ़िया है। तो अब जो चीज़ मैं बात कर रहा था कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, या फिर नॉन करंट एसेट को जो कि मैं बात कर रहा था कि फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है। तो करंट एसेट में जैसे कि आप लोग को कुछ देखने को मिल जाएगा कि लिक्विड कैश देखने को मिलेगा, और लिक्विड एसेट्स देखने को मिलेगा, या फिर इनकम विथिन अ ईयर, मतलब कुछ ऐसा इनकम जो कि आपके 1 साल में आ जाएगा। कैश मतलब जो कि आपके बैंक पे ऑलरेडी पड़ा है, रियल कैश, और आपका करंट एसेट में आ जाएगा कि आप उसको ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्टेड है। लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसा चीज़ जो कि आपका म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो गया, कि आप मार्केट में डायरेक्टली उसे कल को जाके सेल कर सकते हो, आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कुछ ऐसा इनकम होता है जो कि जैसे कि मैंने कहा कि आपने सामान तो बेच दिया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। लेकिन आपने जिसको सामान बेचा है, उन्होंने बोला है कि आपको 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे जो भी इनकम है, इसको भी करंट एसेट में डाला जाता है। और नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट में जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग्स है, कुछ मशीन्स है, आपके पास कुछ गाड़ियाँ हैं, तो ये ऐसे चीज़ों को आप नॉन करंट एसेट में डाल सकते हो कि आप उस आपको ऑफ़ कोर्स आप उसे चाहो तो बेच सकते हो, लेकिन आप उसे बेचने के लिए ऑफ़ कोर्स आपने खरीदा नहीं है। आप उसे यूज़ करोगे और लंबे टाइम तक यूज़ करोगे, और उसके बाद आप उससे पैसे जनरेट करने की कोशिश करोगे। तो बस यही है, बस इससे ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं ये सब चीज़ें।
इसके बाद आता है ओनर्स कैपिटल। आपको ओनर्स कैपिटल बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ओनर्स कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस सेंस में नहीं। ओनर्स कैपिटल में एक्चुअली 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ओनर्स कैपिटल में ये 2 ही चीज़ें होती हैं, लेकिन समझने में और यूज़ करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री पे इसको बहुत ही ज़्यादा हद तक यूज़ किया जाता है, और आप अगर जब किसी भी नॉर्मल इंडस्ट्री में जाओगे, कि आप अगर एफएमसीजी में जाओगे तो इसको अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, उस तरीके उसमें आप ओनर्स कैपिटल का अलग तरीके से यूज़ करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जानना है, जो कि हम आगे समझेंगे, आगे आगे हाई लेवल वीडियोज़ में जब हम जाएँगे, उसमें हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आपको जितना जानना ज़रूरी है कि इक्विटी कैपिटल या फिर ओनर्स कैपिटल, इसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है इक्विटी कैपिटल, दूसरा है रिज़र्व्स। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये है कि आपने बिज़नेस कितने रुपए से स्टार्ट किया था। सिंपली इसका मतलब यही होता है कि आपने मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो आपको इक्विटी कैपिटल आपका 10 लाख रुपए रहेगा, और ये ओवर द टाइम आपका 10 लाख रुपए ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने बिज़नेस एक बार 10 लाख रुपए आपने बिज़नेस में डाले थे, तो अब वो चेंज थोड़ी होने वाला है, वो तो हो गया ना। लेकिन कई बार क्या होगा कि आप रियल सिनेरियोज़ में जब आओगे, आप एक्चुअल बिज़नेस को देखोगे, तब आप लोगों को दिखेगा ये बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। वो बहुत तरीके से रीज़न की वजह से होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई कंपनी इसको मतलब चेंज नहीं करती है, मतलब किसी रीज़न से, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने एक्चुअली में कितने रुपए बिज़नेस पे डाले थे जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था। और इसको समझने का एक और तरीका होता है कि आपने जब कंपनी स्टार्ट किया था, तब आपने कंपनी कितने रुपए पे शेयर इश्यू किए थे। तो मान लीजिए आपने अगर किसी भी कंपनी पे ₹1000 से आप कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, और उस कंपनी में आप 100 शेयर से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब उस कंपनी के पास अभी 100 शेयर्स है और आप ₹1000 डाल रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपका शेयर पर शेयर रुपीज़ आया ₹10, मतलब आप ₹10 से स्टार्ट कर रहे हो, और ये ₹10 आपका फेस वैल्यू होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये ₹10 से आप स्टार्ट कर रहे हो, और आपके पास 100 शेयर है, तो आप बिज़नेस में ₹1000 डाल रहे हो। तो ये जो 1000 है, ये आपका इक्विटी कैपिटल में आएगा। अब कुछ रिज़र्व्स देख लेते हैं। रिज़र्व्स का मतलब ये है कि आपके पास ओवर द टाइम एक्युमुलेट जो भी आपका प्रॉफिट है, इसको रिज़र्व्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ओवर द टाइम आपने ऑफ कोर्स बिज़नेस किया होगा। आपने आज मान लीजिए बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आप फ्यूचर में बिज़नेस करोगे, मशीन्स को यूज़ करोगे, उसके बाद आपके पास मतलब जो भी ओवर द टाइम प्रॉफिट आएगा, आप उसको यूज़ करोगे। तो आपका मान लीजिए इस साल में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अगले साल आपके पास कुछ प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को आप मतलब इक्विटी कैपिटल में तो डालोगे नहीं, उस प्रॉफिट को आप रिज़र्व्स में डालोगे। तो ओवर द टाइम जो भी जितना भी आप प्रॉफिट जनरेट करते जाते हो, वो आप रिज़र्व्स में डालते जाते हो। तो इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व्स, इन दोनों को मिला के ओनर्स कैपिटल बनता है। मतलब क्या है कि आपने एक्चुअल में बिज़नेस में कितना पैसा लगा के रखा है, इससे समझ में आता है। आप अगर कोई बिज़नेस का मालिक हो, और पूरा का पूरी कंपनी आपकी है, तो इससे ये पता लगता है, ओनर्स कैपिटल पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि आपका एक्चुअल में कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। यहाँ पर शेयर्स की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। शेयर्स का बात बिल्कुल भी मत समझना। शेयर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में सीखेंगे। आप अगर एक एक्चुअली में बिज़नेस रन कर रहे हो, उस केस में बात हो रही है कि आप मान लीजिए कोई बिज़नेस आपने खरीदा है, या फिर बिज़नेस आपका चल रहा है। उस केस में आपका एक्चुअली में कितना पॉकेट से आपका पैसा लगा हुआ है, ये आपको समझ में आता है इससे। और इससे ये भी पता लगता है कि आप अगर जो भी आपका लायबिलिटी है, सारा का सारा लायबिलिटी आप अगर पे कर देते हो आज, मतलब आपके पास जितने भी लेनदार हैं, आप सबको अगर पैसा दे देते हो, तो आपके पास ये जो भी ओनर्स कैपिटल है, ये आपका पैसा बच जाएगा। मतलब ये आप घर लेके जा सकते हो। आपको अगर अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। हम जब एक्चुअल में नंबर्स देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस आप जितना समझ पा रहे हो, उतना समझो, बहुत ही बढ़िया होगा। तो रिज़र्व्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आप ओवर द टाइम जितना भी प्रॉफिट बनाते हो, वो आप रिज़र्व्स में एक्युमुलेट करते रहते हो। मतलब रिज़र्व्स में उसको ऐड करते जाते हो। आपने अगर इस साल ₹1000 प्रॉफिट किया, तो आप उसे रिज़र्व्स में डाल दोगे। अगले साल आपने अगर फिर से ₹1000 का प्रॉफिट किया, आप उसे रिज़र्व्स में डाल दोगे। अभी आपका रिज़र्व्स का वैल्यू 2000 हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का। उसके बाद भी जैसे आप प्रॉफिट जनरेट करते जाओगे, आप उसे रिज़र्व्स में डालते जाओगे, और आपका रिज़र्व्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और इसमें क्या होता है, रिज़र्व्स की वजह से आपका जो भी आप एसेट्स में जो भी ये आपका ₹1000 का प्रॉफिट आया, ऑफ कोर्स आप इसे रिज़र्व में ऐसे ही बैंक में तो रखोगे नहीं। आप इसको मशीन्स खरीदोगे, और ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदोगे, और ज़्यादा मतलब प्लांट लगाओगे, तो ये इसको भी दिखाता है। अब लायबिलिटी में हमने ओनर्स कैपिटल को देख लिया है। अभी हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो करंट लायबिलिटी में जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऐसे जो भी चीज़ें जो आपको 1 साल के अंदर पैसा लौटाना है, उस चीज़ को हम लोग करंट लायबिलिटी में डालते हैं। तो जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म लोन हो गया, कि आपने बैंक से मान लीजिए 2 महीने के लिए लोन लिया है, या फिर 6 महीने के लिए लोन लिया है। तो ऐसे जो भी लोन्स हैं, उनको आप करंट लायबिलिटी में डाल सकते हो। कुछ ऐसे पेमेंट्स हो सकता है जो कि आपको करने हैं 1-2 महीने के अंदर, ऐसे पेमेंट्स को अभी करंट लायबिलिटी में डाल सकते हो। या फिर मैं जो बात कर रहा था कि आपने मान लीजिए आपने आपने आपका यूनिवर्सिटी को आपने पूरे सेमेस्टर के लिए पैसा पहले ही पे कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए जो भी पैसा आपने पे किया, वो उसके करंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि उतने रुपए का सर्विस उसने आपको अभी दिया नहीं है। तो पूरे का पूरे सेमेस्टर यानी 4-6 महीने में आपको सर्विस मिलेगा, एग्ज़ाम होगा, तो जितना भी पैसा आपने पे किया, वो यूनिवर्सिटी के बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि आपके लॉन्ग टर्म्स लोन हो गए, जो कि आपको 1 साल के बाद देना है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं, वो आपके नॉन करंट लायबिलिटी में आता है।
आप अगर पहली बार बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, आपका अगर कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो ऑब्वियस है, डेफिनेट है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 बार बार-बार वीडियो को देखना है, ताकि एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, ये आपको समझ में आए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा प्राइमरी गोल ये नहीं है कि हमको कल के जाके एग्ज़ाम लिखना है, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा जो भी बोला जा रहा है, आपको याद करना है। याद बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्चुअली में आपको समझने की कोशिश करनी है। हमको बेसिकली क्या करना है कि ह आपको बेसिकली पूरा का पूरा चीज़ समझना है, एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, एक्चुअली में चीज़ है क्या, काम कैसे करती है। ये सारी चीज़ आपको समझना है। क्योंकि कल को जाके आपको अप्लाई करना है, हमारा मेन गोल है अप्लाई करना। कल को जाके एग्ज़ाम नहीं लिखना है, हमको याद नहीं रखना है। तो आपको बेसिकली पूरा का पूरा चीज़ समझ के आपको इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना पड़ेगा कल को जाके, क्योंकि मैं आके आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको ये खरीदना है, ये खरीदना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। क्योंकि कल को जाके आपको कोई अगर बताता भी है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर ये कंपनी आपको खरीदना चाहिए, तो आप कल को जाके उसका बैलेंस शीट को एनालिसिस तो कर पाओ कि एक्चुअली में खरीदने लायक है भी या नहीं। तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चीज़ें समझना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, ये काम क्या करता है, इसको यूज़ कब करते हैं और किस केस में इसको मतलब देखना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको समझना पड़ेगा। और रियल बैलेंस शीट कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड या फिर कंसोलिडेटेड है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद राइट साइड में आपको मतलब किस डिनोमिनेशन में आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर जैसे कि आपको रुपीज़ इन करोड़्स में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप लोग को पहले एसेट्स का कॉलम देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास एसेट्स कितने-कितने हैं और एक्चुअल में क्या-क्या एसेट्स है। और उसके नीचे आप लोगों को करंट एसेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैंने बताया कि आपको नॉन करंट और करंट एसेट इन 2 चीज़ों में डिवाइड किया होता है। तो ये 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आपको लायबिलिटी का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ऊपर-नीचे कहीं भी हो सकता है, आप लोग हिसाब से देख लेना, मतलब एक्चुअल में होना चाहिए। ऊपर-नीचे हो, साइड में राइट में हो, लेफ्ट साइड में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे आपको इक्विटी इक्विटी का सेक्शन देखने को मिलता है कि लायबिलिटी में जैसे कि मैंने कहा कि आपको ओनर्स कैपिटल को देखने को मिलता है। तो ओनर्स कैपिटल में आप लोग को 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है। पहले आपको जो इक्विटी या फिर शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी मतलब रिज़र्व्स है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। नीचे आपको लायबिलिटी का सेक्शन देखने को मिलता है। सेम चीज़ है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो सेम चीज़ है कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये एशियन पेंट का बैलेंस शीट है, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया। तो रियल बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखता है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक्चुअली में बैलेंस शीट पढ़ना समझ जाओगे, ये आपके लिए मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा। तो बस एक्चुअली में नंबर्स देख के समझना होता है। और इसको बेसिकली जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि आपको 2 कॉलम देखने को मिलता है। पहले आपको सितंबर का मंथ का देखने को दिखाया जा रहा है और आपको राइट साइड में आपको मार्च मंथ का दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बैलेंस शीट आपको एक्चुअल में पीरियोडिकली 2 बार ही देखने को मिलता है। आपको पहले जब एक्चुअल में कंपनी का रिज़ल्ट आता है, जो कि हमारे इंडिया पे मतलब जैसे कि आपको पता है कि हमारा मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो आपको मार्च पे देखने को मिलेगा एक बार बैलेंस शीट, आपका पूरा का पूरा कंपनी का बैलेंस शीट आपको मार्च में एक बार देखने को मिलेगा और एक बार आपको देखने को मिलेगा सितंबर के एंड पे। तो आपको 6 महीने के अंतर में आप लोगों को बैलेंस शीट देखने को मिलता है। तो आपको साल में 2 ही बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ अनफेयर भी है कि मुझे लगता है कि अगर आप एक्चुअल में कोई एक इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो उस केस में आपका मतलब 6 महीने के लैग पे आपको कंपनी के पास जो भी बैलेंस शीट है वो आपको देखने को मिलता है। तो डेफ़िनेटली इसका रीज़न क्या है मुझे पता नहीं है कि 6 महीने के लैग पे क्यों दिया जाता है। तो ना ही मैंने इसको जानने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, जो भी है आपको 6 महीने के अंतर पे आप लोगों को बैलेंस शीट देखने को मिल जाता है, जो कि आप पढ़ सकते हो। तो बस ऐसे नेम मैच करके जब जैसे-जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आप कोई भी जगह पे जाओ, कोई भी एआई पे जाओ, कोपायलट, चैटजीपीटी वगैरह पे जाओ। वहाँ पर आप सिंपली सर्च करो, आपको पूरा का पूरा मीनिंग आपको समझा देगा पूरा का पूरा ईज़िली। जो एक्चुअली में समझना होता है कि एक्चुअली में बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे हैं, किस चीज़ को कैसे देखना है, किस चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है, ये बस आप अगर समझ गए तो बस आपका बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। और कैश फ्लो से बैलेंस शीट को मैच कैसे करना है, कैश फ्लो से बैलेंस शीट को मतलब पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, पैसा एक्चुअली मैच कर रहा है कि नहीं, ये बस समझना होता है। और कंपनी स्पेसिफिक बैलेंस शीट को देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है। जैसे आप अगर एफएमसीजी में जाओगे या फिर रिटेल इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पर कंज्यूमर कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग को बैलेंस शीट का देखने का नज़रिया अलग होगा। आप अगर हेवी मशीनरी इंडस्ट्री पे जाओगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वहाँ पर आप लोग को देखने का नज़रिया अलग देखने को मिलेगा। और आप अगर आईटी कंपनी में जाओगे, वहाँ पर आप लोग को जो भी बैलेंस शीट है उसको देखने का नज़रिया अलग मिलेगा। सेम केस में आप अगर बैंकिंग में जाओगे, वहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आपका बहुत ही अच्छे से आप मास्टर होते जाओगे इसका। सेम बैलेंस शीट आप लोग को यहाँ पर स्किनर के वेबसाइट में कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग स्किनर पे ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग बेसिकली इसको ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो या फिर तुरंत पढ़ना चाहते हो, जो कि मैंने कहा कि आपको वेबसाइट में पढ़ना है तो बहुत ही लैग टाइम पे आता है, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप अगर डीप रिसर्च करना चाहते हो, तो फिर आप लोग डायरेक्टली कंपनी जो भी बैलेंस शीट पब्लिश करती है उसको पढ़ सकते हो। बाकी ऊपर-ऊपर से देखने के लिए ये जो भी बैलेंस शीट आप लोग को मिलता है, जो भी स्क्रीनर प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। जो कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप लोग को इक्विटी कैपिटल देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि लायबिलिटी आपको ऊपर दिखाया जाता है। तो लायबिलिटी में आप लोगों को पहले इक्विटी कैपिटल की कंपनी एक्चुअल में कितने कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोगों को दिख रहा है।
ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि कंपनी 96 करोड़ से भी ज़्यादा कम में अमाउंट से कंपनी का जो भी बिज़नेस है वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी बहुत सारे ऐसे चीज़ें करती है जिसकी वजह से ये जो भी अमाउंट है ये थोड़ा बहुत बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। तो हम बाद में देखेंगे। बेसिकली इक्विटी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके बाद रिज़र्व्स जो कि मैं बात कर रहा था, रिज़र्व्स आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अभी तक जितना भी प्रॉफ़िट कमाया है, उस उसमें से जितना भी कंपनी ने अपने पास रखा है, वो सारा का सारा अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को बोरोइंग्स देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास एक्चुअली में लोन कितना है। उसके बाद आपको लायबिलिटी देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग को एसेट सेक्शन में फिक्स एसेट जो कि आप लोग को नॉन करंट एसेट बोला जाता है, ये आप लोग को देखने को मिला कि कंपनी के पास एसेट कितने एसेट्स है जो कि कंपनी डेली यूज़ में यूज़ लाती है और कंपनी सेल्स करने की कोशिश करती है। उसके बाद आप लोग को CWIP देखने को मिलता है। ये आप लोगों को बेसिकली क्या बताता है कि कंपनी ऐसे ऐसे कितने एसेट्स है जो कि अभी भी कंपनी बना रही है, मतलब अभी अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। और ये बनने के बाद क्या होगा कि ये फिक्स एसेट्स में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग को इन्वेस्टमेंट का देखने को मिलता है कि कंपनी के पास कितने इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। कंपनी के पास म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है और या फिर दूसरे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अपने ही सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके बाद अदर एसेट आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जो कि मैंने कहा कि आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा जो भी करंट एसेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोगों को स्किनर स्किनर में देखने को मिलता है और बेसिकली हम लोग इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सबसे ईज़ी वाला है जो कि आप पढ़ सकते हो। आप अगर इसको समझ गए फिर तो आप डिटेल में कितना भी घुस जाओ, आप आपका बस एक लेवल अप होता जाएगा। एक और चीज़ कि आपको अगर डीप से डीप एनालिसिस करना है, जितना आप डीप जा सकते हो उतना आपको डीप एनालिसिस करना है बैलेंस शीट का, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो आप कोई भी जिस भी कंपनी का आप पढ़ना चाहते हो उनका आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। उनके एनुअल रिपोर्ट पे बैलेंस शीट पे आप लोगों को नोट्स वाला सेक्शन दिख जाएगा। तो नोट वाले सेक्शन पे जाके आप जो भी नंबर्स या फिर सेक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसके आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ सकते हो। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करना है तो उसके लिए आपका ये जो नोट वाला सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बस प्रॉब्लम एक ही आता है कि जो भी आपका एनुअल रिपोर्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा लैग करके आता है। मतलब आप अगर कोई भी पूरा साल में एक ही बार आप लोग को एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, वो भी मार्च में पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। कई बार तो उससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है, कुछ-कुछ कंपनियाँ उससे भी ज़्यादा देर कर देती है। तो इतने ज़्यादा लैग में मिलता है इसलिए बहुत लोग पढ़ते नहीं है। तो आपको अगर बाय चांस अगर करना हुआ, जो कि मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर करते नहीं है और मोस्टली करना ज़रूरत पड़ता भी नहीं है कि बेसिक अगर सब कुछ ठीक है तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ अलग ही लेवल का जानना है या फिर आपको कुछ कंपनी में दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ हो सकता है, उस केस में आपको अगर पढ़ना हुआ, तो आप लोग नोट वाले से बैलेंस शीट में अगर जो भी नोट्स वाला सेक्शन है उसमें जाकर आप डीपली पढ़ सकते हो कि आपको जो भी जानना है आपको और भी डिटेल में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट के बारे में। बाकी ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था, मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी था एज़ ए इन्वेस्टर मैंने बता दिया। बाकी हम आगे और डिफ़िकल्ट करते जाएँगे और एक लेवल ऊपर जाते जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।